alternating current cannot be measured by DC ammeter because अल्टरनेटिंग करंट है बेटा और डीसी एमीटर है। एमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है करंट मेजर करने के लिए। एमीटर जो है ये दो प्रकार में आते हैं, एक एसी एमीटर आता है और एक डीसी एमीटर आता है। एसी एमीटर जो है ख्याल में रखो, कौन सा एमीटर? एसी एमीटर, मतलब अल्टरनेटिंग करंट एमीटर, एसी एमीटर। ये बेटा IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर करंट को मेजर करता है, IRMS को मेजर करता है। ये एसी एमीटर, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है आपको मालूम है? एसी करंट कैसे होता है मैंने खुद आपको कई बार बताया है कि इस प्रकार से ये पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल में, ये पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे साइकिल में जो करंट होता है वो होता है एसी करंट। तो एसी एमीटर एसी करंट को ही गिनता है और वो करंट यानी IRMS होता है। एक डीसी एमीटर होता है, डीसी एमीटर। तो डीसी एमीटर एसी करंट को गिन नहीं सकता, वो किसको गिनेगा? डायरेक्ट करंट को। किसको गिनेगा? डायरेक्ट करंट को। तो ये डायरेक्ट करंट को ही मेजर करता है। डायरेक्ट करंट इस प्रकार से रहता है रे बाबा, वो इस प्रकार से रहता है। ये पॉजिटिव साइकिल, ये भी पॉजिटिव साइकिल। तो ये डीसी करंट होता है, ये एसी करंट होता है। तो यहाँ हमें बोला है कि डीसी एमीटर ये अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करेगा क्या? ये इसको मेजर करेगा क्या? नहीं, मेजर नहीं कर सकता। तो डीसी एमीटर एसी करंट को मेजर नहीं कर सकता। इसका कारण है, क्या कारण है कि एसी करंट जो है, देखो बेटा, ये यहाँ से ये एसी करंट शुरू हुआ और ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक साइकिल कंप्लीट हुई। इसके बाद इसकी दूसरी साइकिल चलती है उसी प्रकार से, इसी प्रकार से ये दूसरी साइकिल चलती है। तो फिर दूसरी साइकिल में यहाँ पे करंट जीरो होगा। मतलब क्या होगा? अगर आपने डीसी एमीटर से एसी करंट को गिनना शुरू किया तो होगा क्या? यहाँ से वो गिनना शुरू करेगा, यहाँ से गिनते 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 यहाँ तक आ जाएगा और वापस वो करंट जीरो ही शो करेगा। फिर वो सामने यहाँ से गिनना शुरू करेगा और फिर यहाँ पे आने के बाद वो जीरो ही शो करेगा। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई कि वापस वो जीरो करंट शो करेगा, फिर से एक साइकिल कंप्लीट हुई कि वापस वो करंट जीरो शो करेगा। कौन? डीसी एमीटर। इसलिए डीसी एमीटर इस करंट को, एसी करंट को गिनता ही नहीं। इस डीसी एमीटर में एक कॉइल होता है और वो कॉइल जो होता है इस प्रकार से होता है कि अगर इस एसी करंट को गिनने के लिए जाए तो एक साइकिल के बाद वो वापस अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। तो करंट को जीरो, मैं सादी भाषा में अगर आपको बताऊं, उसका हमें कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ नहीं देखना है, तो मैं सादी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि एसी करंट को अगर डीसी एमीटर से गिनने की कोशिश की तो एक साइकिल के बाद वो रीडिंग जीरो शो करेगा, फिर दूसरी साइकिल के बाद रीडिंग जीरो शो करेगा, फिर तीसरी साइकिल के बाद रीडिंग जीरो शो करेगा, तो गिन ही नहीं पाएगा। तो एसी करंट को गिनने के लिए वो एसी एमीटर ही चाहिए, डीसी एमीटर नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। वही तो मैं बता रहा हूँ
कि एक साइकिल पूरी हुई रे हुई कि वो करंट वापस जीरो ही शो करेगा। यहाँ करंट, जैसे यहाँ करंट कितना 0, तो यहाँ भी करंट वो 0 ही शो करेगा। यहाँ आने के बाद फिर से करंट 0 ही शो करेगा, मतलब वो गिन ही नहीं सकता। सो ऑप्शन बेटा उसके बी। तो ख्याल में रखो, एसी करंट को डीसी एमीटर गिन नहीं सकता। एसी करंट को गिनने के लिए एसी एमीटर ही चाहिए। नेक्स्ट वन, an alternating voltage given as V equal to 100 root 2 sin 100t volts is applied to a capacitor of 1 microfarad। तो आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है। वोल्टेज यानी ही ईएमएफ, वोल्टेज यानी ही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ही ईएमएफ, यानी ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस, तो V का इक्वेशन दिया है, मतलब ही E का इक्वेशन दिया है। और ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर को लगाया है। अब एक बात ऑलवेज ख्याल में रखो, कैपेसिटर और इंडक्टर, जो मैंने आपको एसी सर्किट्स बताए हैं उसमें ख्याल में रखो कि कैपेसिटर और इंडक्टर ये कौन से करंट की भाषा समझते हैं? आरएमएस करंट की भाषा समझते हैं। कौन से करंट की भाषा समझते हैं? आरएमएस करंट की भाषा समझते हैं। तो उनको जो एमीटर चाहिए गिनने के लिए वो एसी एमीटर चाहिए। बोलो फिर से ये सेंटेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर ये कौन से करंट की भाषा समझते हैं? आरएमएस करंट की। जैसे आप किसी चाइनीज व्यक्ति के साथ हिंदी में बात करोगे तो क्या उसको समझ में आएगी आपकी हिंदी? नहीं। या उसकी चाइनीज आपको समझ में आएगी? नहीं, बरोबर ना। इसी प्रकार से कैपेसिटर का सर्किट और इंडक्टर का सर्किट ये सिर्फ कौन से करंट की भाषा समझते हैं? आरएमएस करंट की भाषा समझते हैं। इसको दिमाग में करो फिट। यस सर। तो भाई यहाँ सर ये कैपेसिटर है और उसको ये जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये अप्लाई किया, तो द करंट रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी इक्वल टू मिली एम्पियर। करंट रीडिंग क्या रहेगी जो एमीटर इसको गिनेगा? मैंने अभी बताया कि कौन सा एमीटर यहाँ चाहिए? एसी एमीटर चाहिए। कौन सा एमीटर? करंट गिनने के लिए। और ये कौन सी भाषा समझता है? आरएमएस की भाषा। तो ये मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको बरोबर दिमाग में फिट करो। कैपेसिटर और इंडक्टर, कौन रे बाबू? कैपेसिटर और इंडक्टर ये कौन सी भाषा समझते हैं? आरएमएस करंट की भाषा समझते हैं। यस सर। तो हमें जो वोल्टेज दिया है यानी ही ईएमएफ दिया है, तो बोलो क्या दिया है वोल्टेज हमें? तो आप बोलेंगे सर हमें दिया है V इक्वल टू 100 रूट 2 साइन 100t। यस, ये दिया है। अरे वोल्टेज दिया मतलब ही ईएमएफ दिया E, और ये 100 रूट 2 वैसे ही, और ये साइन 100t वैसे ही। मान लो इक्वेशन 1 रे बेटा। बट वी हैव, हमारे पास क्या है रे बेटा? E का इक्वेशन सर E0 साइन ओमेगा t इक्वेशन 2। अब ये 1 और 2, ये बेटा 1 और ये 2, इसकी कंपैरिजन करो। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वही गेट। तो देखो बेटा E सेम है, ये E0 तो ये 100 रूट 2, साइन सेम है, TT सेम है, तो ओमेगा इक्वल टू 100। तो E0 की वैल्यू मिली बेटा 100 रूट 2 इतने वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू मिली 100 रेडियन पर सेकंड। यस। तो हमें क्या पूछा है? तो हमें पूछा है सर इसमें और कैपेसिटी बेटा, कैपेसिटर की कैपेसिटी दी है 1 माइक्रोफैराड, तो हमें C भी दिया है
1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फेरेड, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 10⁻⁻6 फेरेड, यस कैपेसिटी। तो हमें वहाँ पे करंट पूछा है और वो करंट पूछा है IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। अच्छा, आपके रेफरेंस के लिए मैं इसकी जो फिगर है वो ड्रॉ करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो बाबू रे कैपेसिटर दिया है, ये देखो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर पे ये एसी सोर्स लगाया बेटा। एसी सोर्स तो मैं 10 बार बता चुका हूँ। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये वाला, यस। तो इस करंट का ये करंट आई यानी ही ईएमएफ, ही करंट तैयार होना है ना ईएमएफ, तो ये ईएमएफ तो हमें दिया है रे बाबू, ये इक्वेशन। हाँ सर, तो हमें तो IRMS पूछा है, बिल्कुल। तो हम IRMS कैसे फाइंड करेंगे? अरे ओहम्स लॉ से, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय ओहम्स लॉ। क्या है? तो आप बोलेंगे सर V = IR, बरोबर। लेकिन ये तो एकदम सादा फार्मूला है। अभी हमें ये इस सर्किट के लिए लगाना है, कैपेसिटिव सर्किट, इसकी कैपेसिटी C, और इसका रेजिस्टेंस मैंने बताया ना रे, मालूम है आपको, X = क्या होता है? 1/ωc, जहाँ ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इस साइकिल की, C यानी ये कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो यहाँ पे अभी बरोबर ध्यान दो बाबू रे कि हमें RMS करंट चाहिए, तो ये तो काम करेगा नहीं। तो इसके लिए मैं अभी इधर लिखता हूँ, तो V के जगह EMF E, हाँ I। तो देखो बेटा V यानी E = रेजिस्टेंस। अरे लेकिन इस सर्किट का रेजिस्टेंस R नहीं होता, क्या होता है सर? XC होता है। अरे तो XC लिखा, XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी उस सर्किट का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस यानी ही रेजिस्टेंस, यस सर। दूसरी बात यह है कि भाई हमें IRMS चाहिए, तो यही से फिर ERMS = IRMS × XC। अब आप सुनो, मुझे कुछ ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बाय ओहम्स लॉ V = IR, V यानी E, और ये अभी कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसका रेजिस्टेंस R के जगह XC, और फिर यहाँ से ये जो करंट बहता है, तो ये कैपेसिटर RMS वैल्यू को समझता है। कौन सी करंट की भाषा को समझता है? RMS करंट की भाषा को समझता है ना। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप हिंदी में वो चाइनीज़ के साथ बोलोगे कुछ, तो बोलेगा छौम्या छौम्या छौम्या, मतलब वो तुम्हें बोल रहा है कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। और उसका छौम्या 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 तुम्हें नहीं समझेगा, तुम बोलोगे यार तू क्या बोल रहा है, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये कैपेसिटर जो है बेटा, ये RMS वैल्यू को समझता है। मैं चाहता तो ये डायरेक्टली ये फार्मूला लिखता, और सामने अभी मैं लिखूंगा, लेकिन मैं अगर इसको डायरेक्टली लिखता तो आपको प्रश्न पड़ता कि यार सर ने ये फार्मूला कहाँ से लाया, कहाँ से लिखा सर ने ये डायरेक्ट फार्मूला। तो वो समझने के लिए पूरा मैंने ये ओहम्स लॉ जो आपको पहले से मालूम है, पहले ये स्टेप लिखी, फिर V यानी E ये स्टेप लिखी, और फिर ये जो कैपेसिटर है RMS वैल्यू समझता है, इसलिए ERMS, ये IRMS और ये XC। तो फार्मूला डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं, ये ओहम्स लॉ और ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं। सामने के प्रॉब्लम्स में हम उसको यूज करेंगे, हाँ डायरेक्टली यूज करेंगे अभी फार्मूले को सामने सामने हम। तो हमें तो सर IRMS चाहिए, हाँ, तो ये ERMS अपॉन XC = ये IRMS, बरोबर। क्लियर क्या? हाँ, या बे मतलब स्टेप बढ़ाने के बजाय इसको रहने दो, सिर्फ ये ERMS और XC की वैल्यू साइड वर्क में फाइंड करो, यहाँ रख दो और आंसर मिला लो। तो आप बोलेंगे सर ERMS तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास E0 है।
अरे तो मैंने बताया ना, फिर ये देखो साइड वर्क क्या बताया कि ई आरएमएस यानी E0 अपॉन रे √2, सबको मालूम है कि नहीं रे बाबू। E0 यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ये कितनी दिए बताओ बरा सर, ये 100 √2 दिए, 100 √2 अपॉन ये √2 कैंसल, तो ये 100 होल्ट। होल्ट के लिए भी लिख सकते हो या पूरा होल्ट लिख सकते हो, एक ही बात है। और सर यक्सी, अरे यक्सी का तो फार्मूला अभी तो बताया ना बाबू, ये यक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और पहले से बताते आ रहा हो। यस सर, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा दिया है सर हमें 100 यानी 10⁻² होता है रे बाबू। और सी कितना है वो भी है हमारे पास 10⁻⁻6। यस सर, तो ये 1 अपॉन ये 10⁻² - 6 यानी 10⁻⁻4, इसको अप लिया तो ये हो गया 10⁻4। रेजिस्टेंस है तो यूनिट ओहम ही आता है, यूनिट ओहम ही आता है। यस, अरे तो ई आरएमएस की वैल्यू ये 100 यानी ही 10⁻², ये आई आरएमएस, और एक्सी की वैल्यू है 10⁻4, तो ये आई आरएमएस ये 10⁻², ये इधर लाया 10⁻4, इसको अप लिया तो ये 10⁻² और ये 10⁻⁻4, ये आई आरएमएस, तो ये 10⁻⁻2 आई आरएमएस, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट, 10⁻², इतने एम्पियर, ये आंसर। तो वहाँ से ऑप्शन देखो और मुझे बताओ कि कौन सी ऑप्शन वहाँ पे आएगी। आप बोलेंगे सर ये आंसर तो मिली एम्पियर में दिया हुआ है सर, इसलिए ये जो आंसर हमने फाइंड किया वो दिख नहीं रहा सर। अरे नो प्रॉब्लम, उसमें एक स्टेप जस्ट बढ़ानी है। तो ये देखो, ये देखो, तो सर ये 10⁻⁻2 एम्पियर, तो देखो 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। अब मैं जानबूझ के यहाँ 10⁻³ लिखता हूँ और उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻³ एम्पियर। वैसे क्या लिखा एक्स्ट्रा का मुझे बताओ ज़रा। तो सर 10⁻³ और 10⁻³ आपने लिखा, और तो 10⁻³ 10⁻³ तो क्या हो जाता है, कैंसल। क्यों लिखा ऐसा, अब ये समझ लो तो आपको समझ में आएगा कि 10⁻³ यानी होता है मिली रे बाबू, क्या होता है। और ये 10⁻³ और ये 10⁻², तो 10⁻³ - 2 यानी 1, ये 10⁻³ यानी मिली एम्पियर, तो ये आ गया बेटा 10⁻1 यानी 10 मिली एम्पियर, ये आंसर। हाँ, तो ये आंसर वहाँ पे है बेटा। तो कौन सा है, 10 एम्पियर मिली एम्पियर, ऑप्शन ए है रे बाबू। कौन सी ऑप्शन है, ए इज द राइट ऑप्शन। तो हमने कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम को बताओ। तो सर देखिए, हमें ये सर्किट डायग्राम जो हमने ड्रॉ की, कैपेसिटर और ये एसी सोर्स, तो सर इसका एसी सोर्स का वोल्टेज हमें दिया है, वोल्टेज यानी सर ये ईएमएफ, ये हमने लिखा। इसको फिर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था उसके साथ कंपेयर किया, तो E0 की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू मिली, सी कैपेसिटी की वैल्यू हमें दी थी, और आई आरएमएस पूछा था। डायरेक्ट फार्मूला ये है सर, ई आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस इंटू एक्सए। लेकिन आया कैसे, इसके लिए ये ओहम्स लॉ लगा के 2 स्टेप बढ़ा के सिस्टेमेटिक वे से लिखा, तो आपको ये इजीली समझ में आया। तो ये फार्मूला अभी सामने के एमसीक्यूज के लिए डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। फिर वैल्यू रखी तो ये 10⁻² एम्पियर आया, लेकिन आंसर एम्पियर में नहीं है, मिली एम्पियर में है। तो वहाँ एक स्टेप हमने बढ़ा दी और ये आंसर 10 मिली एम्पियर आया। क्लियर क्या रे बाबू, बोलिए यस यस। EMF is given by E equal to 200 sin 50t। हाँ, EMF दिया है, अल्टरनेटिंग EMF।
The RMS value of current in a circuit of resistance 50 ohm is हाँ RMS वैल्यू पूछिए करंट की और आपको रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम। फिर से हमें जो EMF की वैल्यू दी है वहाँ से उस EMF के वैल्यू से हम पहले RMS की वैल्यू फाइंड करेंगे EMF की, और रेजिस्टेंस आपको दिया है 50। तो पहले तो मुझे आप इक्वेशन बताओ क्या दिया है रे बाबू, ई का इक्वेशन बोलो जल्दी। 200 साइन 50t, चलो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, बट वही हैव, लेकिन हमारे पास है इक्वेशन इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वही गेट। तो E सेम इक्वल टू सेम, तो E0 इक्वल टू 200, साइन साइन सेम, TT सेम, तो ओमेगा यानी 50। तो देयरफॉर E0 यानी 200 वोल्ट और ओमेगा यानी 50 रेडियन पर सेकंड। रेजिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया है रे बाबू, 50 दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 50 ओहम। और यहाँ हमें RMS वैल्यू जो है ये पूछी है ना। अभी ये रजिस्टर दिया है, मतलब सर्किट पिछले प्रॉब्लम के अनुसार कैपेसिटिव सर्किट नहीं है। तो सर कैसा है, ऐसा है अभी सर्किट ये वाला, और ये वही AC सोर्स, और ये अभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, ये बहने वाला करंट I और EMF E। यस सर, हमें कौन सा करंट पूछा है सर, RMS पूछा है, बिल्कुल। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूँ क्या, यस सर। क्या होगा फिर सर, RMS इक्वल टू RMS इंटू, देखो पिछले इसमें हमने कैपेसिटर के इसमें रेजिस्टेंस लिया था XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अरे लेकिन अभी कैपेसिटर नहीं है ना, अभी कौन है सर, रजिस्टर। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या रहता है सर, R है ना, यस। तो हमें RMS पूछा है, वो RMS वैसे ही RMS की वैल्यू नहीं दी है सर, वो इधर साइड वर्क में हम फाइंड करेंगे कि सर E0 है लेकिन RMS नहीं है। तो RMS यानी E0 बाई √2, तो E0 दिया है 200 और ये √2 वैसे ही, तो ये आ गया RMS 200 अपॉन √2। ये RMS R है 50, यस सर। तो ये 50 आप इधर लेके आओ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख लेता हूँ। तो RMS इक्वल टू ये 200 अपॉन √2 ऑलरेडी है, और ये 50 इधर लाया तो डिवीजन में आ गया, 54 200, तो सर ये 4 और ये √2, ये RMS, यस। अच्छा, तो √2 की वैल्यू 1.414 होता है, लेकिन मैं आसान आंसर करने के लिए मैं थोड़ा आसानी से चलता हूँ। 4 यानी 2 इंटू 2 और ये √2 वैसे ही, ये RMS वैसे ही, ये 2 वैसे ही, 2 यानी ये √2 इंटू √2 और ये √2 वैसे ही, ये RMS वैसे ही, √2 कैंसल, तो ये 2 और ये √2 यानी 1.414, ये RMS वैसे ही, मतलब 1.414 का ये डबल, तो डबल 2.828, ये आसानी से मिल गया। लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट, इतने एम्पियर ये आंसर आ गया रे बाबू।
तो अभी आप मुझे वहां से राइट ऑप्शन बताइए कौन सी। तो राइट ऑप्शन है सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर क्या रे बाबू, बोलिए यस यस।